हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग IFCI के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। दोस्तों, IFCI लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 11.40 के ऊपर ओपन हुआ था और वहां से 11.55 का हाई और 11.00 का लो बनाता है और 11.10 के ऊपर, जो कि 3.48% डाउन है, क्लोज हो जाता है। अगर हम बात करें इस कंपनी का 52 वीक हाई तो 16.40 का है और लो है 9.65 का। देखिए दोस्तों, इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2266 करोड़ रुपए। देखिए, टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 24,85,330 NSE के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे जुड़ी हुई हम लोग 3 अपडेट्स देखेंगे। जी हाँ, 3 अपडेट्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने मैं थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। देखिए, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI एक्चुअली में देखा जाए तो ये फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ने इसको इस्टेब्लिश किया था जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, और इसका जो मेन एम था बनाने का वो ये था कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करना मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल पार्ट्स के लिए। देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, IFCI से लेकर के कुछ 1 2 3 अपडेट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, पहली अपडेट आपके सामने मैं बताना चाहूँगा वो ये है दोस्तों कि IFCI नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में मूव कर चुका है NCLT के ही जजमेंट के अगेंस्ट। यानी आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखिए, हुआ ये है कि दिल्ली बेस्ड ये कंपनी IFCI लिमिटेड नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में उसी कंपनी के अप्रूव किए गए रिजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट जाकर के कुछ क्वेश्चंस किए हैं और कुछ अपील फाइल किया है। IFCI एक तरीके से वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ का एक लेंडर, बहुत सारे लेंडर्स उनमें से एक है, और इसका आर्गुमेंट ये है कि जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के कंसोलिडेटेड डेट की जब बात करी जाती है रिजोल्यूशन के लिए, तो उसमें उसके ऑयल एसेट्स भी तो आते हैं। लेकिन अभी जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रिजोल्यूशन प्लान तैयार किया गया है उसमें उसके ऑयल एसेट्स को अलग से बेचने की बात कर रहे हैं जो और बैंक्स हैं या लेंडर्स हैं। तो यही चीज़ इसको अच्छी नहीं लग रही है। IFCI का आर्गुमेंट है कि आप ऑयल एसेट्स को उसके वीडियोकॉन के कंसोलिडेटेड डेट रिजोल्यूशन प्लान में इंक्लूड करिए ताकि IFCI को थोड़ी सी रिकवरी बेटर मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? IFCI ये आपका जो वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ की जो ऑयल एसेट्स हैं, जनरली यहाँ पे बताया गया है कि उसकी जो वैल्यूएशन है लगभग 15,000 करोड़ रुपए, और 11 कंपनीज ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस कर चुकी हैं इसको एक्वायर करने के लिए। तो NCLAT के अंदर भी IFCI के साथ और 2-3 इसके साथ में जुड़े हुए लोग हैं, जैसे कि एक तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, SIDBI है। इन सभी के सभी तीनों ने 4% के वोटिंग शेयर के साथ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के लिए NCLAT के अंदर भी जाकर के अपील किया है ट्विन स्टार के इस रेजोल्यूशन प्लान के अगेंस्ट में जाकर के कि 96% हेयर कट को एक्सेप्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता, इससे रिकवरी ना के बराबर है। और NCLT ने अप्रूवल देने से पहले खुद कहा था कि ये 3,000 करोड़ रुपए एक्चुअली में लिक्विडेशन वैल्यू को एकदम सेम टू सेम है। कोई न कोई यहाँ पे अंदर ही अंदर इन्फॉर्मेशन को लीक किया है, फिर भी NCLT ने अप्रूवल दे दिया। तो इसी को लेकर के इन सभी लोगों ने अपोज करने की कोशिश करी है। यानी आपको मैं मोटा मोटा समझाऊं तो IFCI का बोलना है कि भैया वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के जो ऑयल एसेट्स हैं आप उनको भी इंक्लूड करिए उसके रिजोल्यूशन प्लान में, ताकि इनको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू रिकवर हो।
राइट। सेपरेटली आप उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हो, सेपरेटली देख रहे हो, इसका मतलब कि आप हम लोगों को धोखा दे रहे हो, क्योंकि IFCI भी तो लेंडर है, इसका भी तो हक बनता है उसके ऑयल एसेट्स के ऊपर। आई होप कि अब मेरी बात आप समझ गए होंगे। दोस्तों अपडेट नंबर 2 ये है कि IFCI को केयर रेटिंग्स ने डाउनग्रेड कर दिया है इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के। दोस्तों इस केयर रेटिंग्स की तरफ से जब डाउनग्रेड किया गया था उस समय IFCI के शेयर में हमें गिरावट देखने को लगभग मिली थी 2.22% की। और अगर हम देखें तो केयर रेटिंग्स की तरफ से जो डाउनग्रेडेशन किया गया है ये IFCI के लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ को लेकर के किया गया है, और ये लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और इनकी मदद से कंपनी फंड को रेज कर पाती है और डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाती है। दोस्तों केयर ने इस बार BB की रेटिंग दे दी है, पहले केयर BBB माइनस थी और डाउनग्रेड किया है इनके लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को। और पहले BBB BBB+ था और अब ये BB कर दिया है और नेगेटिव आउटलुक मेंटेन किया है। राइट, तो ये कहीं न कहीं मैटर तो करेगा ही करेगा। देखिए केयर की रेटिंग्स की तरफ से बताया गया कि जो इनके रेटिंग्स में रिवीजन किया गया है और लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ और NCDs यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के लिए जो रेटिंग असाइन करी गई हैं, कहीं न कहीं ये IFCI के शार्प डिटेरियोरेशन को फैक्टर इन जरूर करता है। राइट, तो ये भी एक अपने आप में नेगेटिव खबर थी हालांकि इसके लिए, और इसको लेकर के अभी तक और कोई अपडेट तो नहीं है। लेकिन दोस्तों ये 2 अपडेट्स, तीसरी अपडेट आइए जानते हैं। दोस्तों अपडेट नंबर 3 में आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के Q1 के डेटा के बारे में। देखिए टोटल रेवेन्यू तो इस बार बहुत ज़्यादा है मार्च क्वार्टर के कंपेयर में। मार्च क्वार्टर में कंपनी को 15.8 करोड़ का नेट रेवेन्यू मिला था, लेकिन इस बार 399.9 लगभग 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है 701.6160 करोड़ रुपए का, जबकि मार्च क्वार्टर में यही लॉस 854.2 करोड़ का था। और एक साल पहले चलें तो 302.1 करोड़ का नेट लॉस था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस में बहुत जंप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी गिरावट है। आप इस चीज़ को यहाँ से भी रियलाइज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सामने, ये लॉसेस हैं और ये आपके टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इनका रेवेन्यू है। मार्च क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत कम था इनका, ये आप यहाँ से भी रियलाइज़ कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये कुछ 3 अपडेट्स थी इसको लेकर के। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इस वीडियो को इनकरेज कर सकते हैं और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।